वो है रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ सेल्फ डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब नाभिक अस्थिर हो जाता है। अब अस्थिर होने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वैसे तो ये था अपने पास कि ये जो रेशियो है 1.1 से, ये रेशियो 1.1 से अगर ज्यादा है तो ये रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 1.5 के बाद जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो मैक्सिमम केसेस में वो जो न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो सेल्फ डीके होगा, यानी कि वहां से न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। ये वाली जो प्रोसेस है इसे नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी। सेल्फ डीके ऑफ हैवी न्यूक्लियस into their lighter nucleus, into their smaller nucleus। कैसे? एक चीज हम देख लेते हैं। यूरेनियम अपने पास 92-238, ये टूटेगा थ्योरियम के अंदर 234, प्लस यहां से रहेगा हीलियम 24, ठीक है, और प्लस यहां से रहेगी एनर्जी। बेसिक प्रोसेस लेके चल रहे हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है अपने पास 92-238, ये हैवी है, ये अपने से छोटे पार्ट में, इसे नाम दिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। इसे नाम दिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि पेरेंट्स, और इसे नाम दिया जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। इसे नाम दिया जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है अपने से छोटे पार्ट में लगातार टूटते रहना, वो कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। इससे आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। और दूसरी तरफ अपने पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया है। तो ये बताया है बैक्यूरेल ने। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया है बैक्यूरेल ने, और बैक्यूरेल के साथ साथ ही इसकी जो मदद की थी, इन चीजों को आगे बढ़ाया है मैरी क्यूरी। इसको आगे बढ़ाया है मैरी क्यूरी, और मैरी क्यूरी के साथ ही इसकी मदद की है इनके हस्बैंड पीरे क्यूरी ने। मैरी क्यूरी के साथ इनके हस्बैंड थे पीरे क्यूरी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब यहां पे भी नाम तो है क्यूरी, लेकिन मैडम क्यूरी नहीं है। और इनके साथ साथ अपने पास आता है जूलियट। ये वाला जो नाम है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में मैक्सिमम केस में आपको इधर जूलियट देखने को मिलेगा, इधर आपको बैक्यूरेल देखने को मिलेगा। आपसे अगर पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया, तो आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल ने। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये जो टर्म है, जो टर्म रेडियो एक्टिविटी किसने यूज की, तो ये टर्म यूज की है मैरी क्यूरी ने। अब मैरी क्यूरी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें।
आज तक के इतिहास में दो अलग अलग विषय में नोबेल प्राइज प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैडम क्यूरी को। अगर फिजिक्स की बात करें हम तो रेडियो एक्टिविटी, और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो उन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो रेडियम की खोज के लिए दिया गया था, रेडियम के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो मैरी क्यूरी ये है। जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इन्होंने शेयर किया किसके साथ? हेनरी बैक्यूरेल और अपने हस्बैंड पीरे क्यूरी के साथ। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं ये देखते हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। अब अगर हम इधर आ जाएं, ये है लेड, लेड से आगे आता है अपने पास बिस्मथ और उसके बाद आता है पोलोनियम। तो यहां से शुरू हो जाएगी। पोलोनियम है, पोलोनियम किसकी, इसकी जो पोलोनियम की खोज की है वो की है मैरी क्यूरी ने और इनके हस्बैंड पीरे क्यूरी ने। पोलोनियम का नाम रखा गया है पोलैंड के नाम पे। तो 84 से स्टार्ट करके हम 85 एस्टेटाइन है अपने पास, उसके बाद अपने पास 86 ये अपने पास रेडोन है। रेडोन को वो गैस है, वो नोबल गैस है अपने पास जो कि इन्वायरमेंट के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो पोलोनियम हो गया, एस्टेटाइन हो गया, उसके बाद अपने पास हो गया फ्रांसियम हो गया, रेडियम हो गया। रेडियम के बारे में अभी मैंने बताया आपको, मैडम क्यूरी ने बताया था। ये तो रेडियम हो गया अपने पास। उसके बाद अगर बात की जाए आर्टिफिशियल की, जो बात करें हम, ये तो नेचुरल के लिए था। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट हो जाता है अपने कहां से? प्लूटोनियम से। यहां से ये है अपने पास, ये प्लूटोनियम हो गया, ये अपने पास नेपच्यून हो गया। तो यहां से जो आगे है यूरेनियम से जो आगे रह गया अपना पोर्शन, ये देखिए थोड़ा सा क्लोज कर ले हम। यूरेनियम तक तो क्या था अपने पास? नेचुरल था, लेकिन इससे आगे आप देख रहे हो आर्टिफिशियल। ये नेपच्यून है, प्लूटोनियम है अपने पास, ये सारे, ये इससे आगे हम लेके चलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर यहां से शुरू होगा, रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के परिणाम क्या होंगे? तो यहां से मिलेंगे हमें अल्फा पार्टिकल, यहां से मिलेंगे हमें बीटा पार्टिकल, और यहां से मिलेंगे हमें गामा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात की जाए तो जब हीलियम एटम, हीलियम 24 अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना होगा कि अल्फा पार्टिकल की बीम गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाई थी। बीटा पार्टिकल्स की अगर बात करें हम तो ये रहेगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट। इसको अगर और थोड़ा सा सही से हम डिनोट करें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम गामा रेज की, तो गामा रेज के ऊपर ये तो रे हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा।
और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड रहता है लगभग 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका भी स्पीड क्या रहेगा? लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी जो स्पीड रहेगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां से देखिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके पेनिट्रेशन पावर। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे ज्यादा रहेगी अपने पास किसके लिए? गामा रेज। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। और उसके बाद इधर से अगर देखें तो इसकी मिनिमम पेनिट्रेशन पावर है। इनकी हो जाएगी इन दोनों का एवरेज, औसत। इसके बाद अगर यहां से देखें हम कि अगर किसी प्रोसेस में ये कोई एलिमेंट मान के चल रहा हूं मैं ए, इसका एटॉमिक नंबर में मान के चल रहा हूं जेड, एटॉमिक मास में मान के चल रहा हूं ए। चलिए इसको ए के बजाय हम मान लेते हैं कुछ एक्स मान लेते हैं, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। अब इसमें से अगर आपने अल्फा पार्टिकल निकाल लिया तो यहां क्या बचेगा? तो x की जगह कोई एलिमेंट बच गया y, जिसका एटॉमिक नंबर होगा इस z-2 और जो एटॉमिक मास होगा -4। तो जब एटॉमिक मास के अंदर 4 की कमी हो, एटॉमिक नंबर के अंदर 2 की कमी हो, तो वहां से क्या निकल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल्स की मैं बात करूं x, z, a, तो यहां से अगर बीटा पार्टिकल निकला है तो क्या होगा? इधर y, z+1 और a एज इट इज रहेगा। z+1 एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। इसके अगर मास की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें तो ये मास लगभग क्या रहेगा? इक्वल्स टू हीलियम। अल्फा पार्टिकल का जो मास रहता है वो लगभग बराबर होता है हीलियम के। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और इधर अगर गामा रेज की बात करें तो गामा रेज का जो रेस्ट मास रहता है, स्थिर द्रव्यमान रहता है, वो रहता है 0। ठीक है, तो ये था अपने पास रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वहां से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स निकल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद अगर बात की जाए तो गामा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा रहती है, और उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल उनकी सबसे कम। ये सीक्वेंस रहेगा अपने पास गामा, बीटा, अल्फा। उसके बाद अगर बात करें कि किसी भी एलिमेंट से अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, अल्फा इमिशन हो रहा है, तो वहां से एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, परमाणु क्रमांक 2 कम होगा, और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान में 4 का फर्क आएगा। यहां पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं, और यहां कोई चेंज नहीं। अब देखो इसके अलावा कुछ कंडीशंस होते हैं। इसके अलावा क्या कंडीशन रहेगी वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि इन ए सर्टेन प्रोसेस, या हम कहीं रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग
डीके इज नॉट पॉसिबल। यानी आपके सामने कोई एक प्रोसेस दी गई है, उसमें से पूछ रखा कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कभी संभव नहीं हो सकता। सबसे पहले है अल्फा डीके प्लस बीटा डीके। दूसरा अपने पास अल्फा प्लस गामा। तीसरा अपने पास बीटा प्लस गामा। और चौथा अपने पास अल्फा बीटा एंड गामा। देखो ऑप्शन क्या होते हैं कि अगर एक ही चॉइस है उसके लिए अलग ऑप्शन है और जो मल्टीपल चॉइस है उसके लिए अलग ऑप्शन। अब देखिए किसी भी एक सिंगल प्रोसेस में अगर अल्फा डीके हो रहा है तो वहां बीटा डीके नहीं हो सकता, और अगर बीटा डीके हो रहा है तो वहां अल्फा डीके नहीं हो सकता। तो ये वाली प्रोसेस संभव है, हाँ बिल्कुल सही है ये वाली प्रोसेस, हाँ ये भी हो सकता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों एक ही में नहीं, या तो अल्फा नहीं होगा या बीटा नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। तो ध्यान रखिए कि सिंगल प्रोसेस में अल्फा एंड बीटा दोनों संभव नहीं होंगे, या तो अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होगा। सिंगल प्रोसेस एक ही स्टेप की अगर बात की जाए तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियोधर्मी समस्थानिक। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियोधर्मी समस्थानिक। अगर इसमें बात की जाए, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कार्बन 614। यूज किसमें? कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग का यूज किसमें होता है? अगर हम जीवाश्म की उम्र निकालना चाहें, एज ऑफ फॉसिल्स, या फिर कोई भी लिविंग पार्टिकल से बना है उसकी अगर एज निकालना चाहें, एज ऑफ फॉसिल्स के साथ साथ हम ले सकते हैं पेट्रोलियम। देखो हो क्या रहा है, हम डे बाय डे कार्बन को कंज्यूम कर रहे हैं, बाय डिफरेंट वे कार्बन को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे हमारी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद हमारे बोन्स के अंदर जो कार्बन स्टोर था, हमारे बोन्स के अंदर जो कार्बन स्टोर था, वो डे टू डे उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी हाफ लाइफ निकालेंगे, अर्ध जीवन काल। हाफ लाइफ निकालने के बाद हम देखेंगे कि कितना परसेंट डीके हो चुका है। तो वहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी एज क्या रही होगी। जैसे डायनासोर का मुंह मिला हमें, उसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन की अभी परसेंटेज क्या है और कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो सकती है। जो चेंज आया है उसी अकॉर्डिंग उसकी एज का निर्धारण किया जा सकता है। यह रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, दूसरा अपने पास सोडियम 24, सोडियम 24। तो इसका ब्लड सर्कुलेशन, देखो क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। हिपेरिन के बारे में आपने सुना होगा, ब्लड क्लोटिंग, वो बायो वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग होगी जिससे हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपको दिया जाएगा और उसकी सहायता से ट्रेस किया जाता है, ट्रेसिंग होती है, ट्रेस किया जाता है कि समस्या है कहां पे। तो ब्लड सर्कुलेशन की टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम 24।
उसके बाद अगर हम बात करें आयरन 56 की, 2656, तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए? एनीमिया के, जो रक्त अल्पता होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहां से बात करें कोबाल्ट 60 की, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कोबाल्ट 60 से निकलते हैं रेडियो वेव, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये यहां से निकलेंगे अपने पास गामा रेज इससे, और वो गामा रेज, वो गामा किरणें जो कैंसर इफेक्टेड पार्ट है अपने पास, क्योंकि कैंसर इफेक्टेड पार्ट कैसे होता है कि जब सेलों की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा ग्रो करता है, अबनॉर्मल ग्रो करता है, तो वो जो एक्सेस पार्ट होगा, जो कैंसर या ट्यूमर जो इफेक्टेड पार्ट होगा, उसे जला दिया जाता है, ये वाला पार्ट। इसके अलावा अपने पास इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास आयोडीन 131 है, आपको पता है, जो गेंगे का जो ट्रीटमेंट किया जाता है आयोडीन 131 से। उसके बाद आता है अपने पास, अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप के, अगर इससे आगे हम चल के देखें तो यूरेनियम 235, और अगर मैं बात करूं प्लूटोनियम की 239, अगर हम बात करें प्लूटोनियम की 239, तो इनका यूज हो रहा है अपने पास न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर या एटम बॉम्ब के अंदर। जो हिरोशिमा नागासाकी पे डाले गए थे, तो उनमें किसका यूज किया जा रहा था? प्लूटोनियम का। तो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। जो लिस्ट होगी वो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें कंप्लीट लिस्ट होगी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थी वो मैंने यहां कवर की है। अगर बात की जाए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में अपने पास है बैक्यूरल, अपने पास आ जाता है क्यूरी, अपने पास आ जाता है रदरफोर्ड, ठीक है। बैक्यूरल को बेसिक यूनिट मान के चलते हैं क्योंकि बैक्यूरल यहां स्टैंड है 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। क्यूरी का रहेगा अपने पास लगभग 3.7 इंटू 10 टू पावर, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इसका, क्यूरी का एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने पास यूनिट आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का रहेगा अपने पास 10 टू पावर 6, इसके अगर हम बात करें 10 टू पावर 6 डीके पर सेकेंड, और क्यूरी का रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डीके पर सेकेंड, ठीक है। और इस रेडियो एक्टिविटी को काउंट करने के लिए या रेडियो एक्टिविटी को शो करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो गेगर मुलर काउंटर। यहां से क्या पता चलेगा? डीके। तो डीके को मापने के लिए अपने पास बैक्यूरल है, क्यूरी है और रदरफोर्ड है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं।